नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन के सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि इंडियन पॉलिटी के 1000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस सीरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इस सीरीज में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सबको डिस्कस कर लिया है एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू। उसके बाद हम लोगों ने मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू किया है, यानी कि एज अ रिवीजन हम लोग जो है वो दोबारा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज का हमारा ये लेक्चर है, इसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मिसलेनियस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि जो ऑफिशियल लॉ कमीशन जो होता है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन होता है वो प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में मिलता है, राज्यसभा में मिलता है या फिर दोनों में मिलता है, तो दोनों में मिलता है। जैसे जिस भी यूनियन टेरिटरी के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनको राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी हो गए, तो बोथ हाउसेज में इनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का था उसमें कितने शेड्यूल्स थे, तो उसमें कितने शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। और 9th शेड्यूल जो है कब ऐड किया गया है, 1951 में ऐड किया गया है। और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको ऐड किया गया है। तो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, तो वो थे 8 शेड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे इलेक्ट किया जाता है। हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी इस क्वेश्चन को देखा हुआ ऑलरेडी, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है चुना जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो उसमें हिस्सा लेते हैं और उसके थ्रू जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल को इनमें से कौन सा अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है। देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो पार्लियामेंट्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको जो है पार्लियामेंट्री सेशन अटेंड करने का अधिकार होता है। दूसरा कहता है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को भी अटेंड करने का अधिकार होता है। और तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के प्रोसीडिंग्स, यानी कि किसी विषय पर अगर चर्चा हो रही है तो उसमें भी वो भाग ले सकते हैं और उसमें अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होता है। वोटिंग का अधिकार जो है वो इन्हें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वोटिंग का अधिकार उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो कि चुने हुए प्रतिनिधि है पार्लियामेंट के। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हम लोगों को पता है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सुवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहा है, तो प्रीएम्बल में हमारा क्लियरली ये मेंशन है कि इंडिया जो है सुवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पार्ट 4 में, इंडियन पॉलिटी के पार्ट 4 में इसको डिस्कस किया गया है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है फेडरल पॉलिटी अकीन टू अमेरिकन मॉडल पे हमारा फेडरल पॉलिटी जो है वो बेस्ड नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अमेरिकन मॉडल पे फेडरल पॉलिटी इसलिए बेस्ड नहीं है क्योंकि यूएस में जो है वो एक सिटीजन जो है स्टेट का भी नागरिक होता है और सेंटर का भी नागरिक होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिटीजन है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनमें से कौन सा इंडियन प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है। सोशलिज्म बिल्कुल करेक्ट है। आप अगर देखिएगा तो इंडियन प्रीएम्बल को जैसे ही पढ़िएगा उसमें सोशलिज्म का बात किया जाता है, सेकुलरिज्म का बात किया जाता है और सुवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का बात किया जाता है, लेकिन जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म की चर्चा जो है प्रीएम्बल में कहीं भी नहीं की गई है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में किस प्रकार के गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है, तो इंडिया में गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसे देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड एज क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो
क्वालिफिकेशन है वो कौन सा इनमें से गलत है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इंडिया का सिटीजन होने चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू द राज्यसभा, ये ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी कि मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन फॉर द लोकसभा, ये हो जाएगा करेक्ट, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए। और ऑप्शन डी कह रहा है कि मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि किसी भी ऐसा पद पे नहीं होना चाहिए जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा हो। तो ऑप्शन सी जो है इसका, जो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द इम्पीचमेंट फॉर, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है थ्रू इम्पीचमेंट, लेकिन किस बेस पे उनको जो है वो रिमूव किया जाता है, तो वो होता है वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट किया है, उससे किसी प्रोविजन को वायलेट किया है, तभी उन पर जो है इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू की जा सकती है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे थे जिनको जो है अनअपोज्ड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो है इलेक्ट कर लिया गया था। अनअपोज्ड यानी कि उनके अपोजिट में कोई भी जो कैंडिडेट था, वो उम्मीदवार जो था वो खड़ा नहीं हुआ था, वो था नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको अनअपोज्ड जो है चूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान के द्वारा इनमें से किसे क्रिएट नहीं किया गया है उसकी बात कर रहा है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 325(4) से इसका जिक्र किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी एक संवैधानिक बॉडी है। फाइनेंस कमीशन जो है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और लेकिन जो प्लानिंग कमीशन जो था, अब तो हालांकि नीति आयोग है, तो नीति आयोग है, अब पहले प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन जो था वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। तो यानी कि सही ऑप्शन इसका हो जाएगा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन प्रिजाइड ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट जो है उसको ज्वाइंट सिटिंग जो होती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को ज्वाइंट सिटिंग के लिए जो बुलाया जाता है, तो उस पर प्रिजाइड कौन करता है, तो वो करता है हमारा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो उस पर प्रिजाइड करते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जो 2 हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट का ज्वाइंट सिटिंग जो होता है उसको बुलाता कौन है, उसको बुलाता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रिजाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो प्रोविजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के क्वालिफिकेशन के लिए। तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है द पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है पर्सन शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 45 ईयर्स, ये ऑप्शन गलत है, ये कहीं भी एज की बात जो है, मिनिमम एज की बात जो है वो नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ऑप्शन सी कहता है कि द पर्सन मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जो है वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट के नज़र में, या फिर एडवोकेट फॉर हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, यानी कि या तो वो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रहे हो या फिर हाई कोर्ट में 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हो, तो जाके वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और तीसरा पर्सन शुड नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर्स, ये भी ऑप्शन करेक्ट है कि वो 65 साल के अंदर ही हो, क्योंकि 65 साल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट ईयर है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो पर्सन शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 45 ईयर्स इज द रॉन्ग आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन ओरिजिनली लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि 8th शेड्यूल में तो लैंग्वेज की बात की गई है, लेकिन कितने जो लैंग्वेज है उनको ओरिजिनली लिस्ट किया गया था। अब तो हालांकि बढ़ के 22 हो गए हैं, लेकिन पहले कितने थे, तो पहले थे 14 इज द करेक्ट आंसर। पहले कितने थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, 14 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के पावर के बारे में बात की जा रही है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रेसिडेंट का एक्चुअल पावर नहीं है।
तो पहला ऑप्शन कहता है कि ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो आर्म्ड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर होते हैं। दूसरा कहता है ही कैन डिक्लेयर वॉर और पीस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कहता है कि ही प्रेजेंट्स द एनुअल डिफेंस बजट बिफोर द पार्लियामेंट, ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो एनुअल डिफेंस बजट जो है वो कौन प्रेजेंट करता है, तो वो करता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के समक्ष में। और ऑप्शन डी कहता है कि ही हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेज, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर जो होता है वो सेंटर में प्रेसिडेंट के पास होता है और स्टेट में गवर्नर के पास होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, यानी कि डेथ सेंटेंस के संदर्भ में जो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, जो डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का, तो वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत एग्जिस्टिंग, यानी कि विलेज पंचायत की बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में की गई है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसकी बात की गई है। जो पंचायत के बारे में, जो विलेज पंचायत के बारे में बात की गई है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट, जो बिल जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है वो एक्ट कब बनता है, तो जब उसको जो है प्रेसिडेंट का जो है असेंट मिल जाता है, यानी कि अगर कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट बोथ हाउसेज के द्वारा पास कर लिया गया है और उसे अगर प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है तो वो एक एक्ट बन जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड्स अमंग द फॉलोइंग वर एडेड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd अमेंडमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, यानी कि प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, तो वो था सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड जो था वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के आर्टिकल 1 में क्या बात की गई है, तो आर्टिकल 1 में कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो कि भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू समन और प्रोरोग बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट को समन और प्रोरोग करने का पावर है वो किसके पास होता है, तो वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होता है। पर जो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का और उसे जो है एडजन खत्म करने का, प्रोरोग करने का पावर भी किसके पास होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ C&AG, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट जो है वो कौन एग्जामिन करता है, तो वो एग्जामिन करता है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स जो है वो C&AG का रिपोर्ट जो है वो एग्जामिन करता है। आपको ये याद रखना है C&AG का रिपोर्ट कौन एग्जामिन करता है, तो वो कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी राइटली कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स का गार्जियन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को पब्लिक पर्स का गार्जियन जो है वो कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान है उसके उसमें कौन सा जो है कुछ संविधान के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इंडिया में भी है ही नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वीमेन, ये भी इंडिया में भी नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 के द्वारा जो है इसे ऐड किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐड किया गया। यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब है कि एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन वोट इन इंडियन इलेक्शन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपर एज लिमिट फॉर रिमेनिंग ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कितने सालों तक एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर सकते हैं, तो उसकी कोई अपर एज लिमिट जो है वो नहीं है। यानी कि देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो 90 ईयर्स तक भी एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीकर प्रोटेम ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो स्पीकर प्रोटेम जो होते हैं, जैसे
जब भी नया इलेक्शन होता है तो आपको पता है कि जो स्पीकर होते हैं वो एज ए स्पीकर कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन जब नया इलेक्शन, जब नया लोकसभा चुन के आता है तो वो रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक प्रोटेम स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन उस प्रोटेम स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है, तो उसे इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो प्रोटेम स्पीकर को इलेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी हाउस और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि किसे यह पावर है कि लोकसभा या राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग को इंक्वायर कर सके। तो ऐसा संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है, कि क्लियरली मेंशन है कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स को कोई भी इंक्वायर नहीं कर सकता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि a device to obtain the opinion of the people on an important public issue when that issue has not been passed by legislature of a state is known as, यानी कि अगर कोई भी ऐसा अगर एक्ट है या फिर कोई भी ऐसा इशू हो गया है किसी स्टेट में जो कि उस स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा पास नहीं किया गया है, तो उस पर जो है पब्लिक से क्या लिया जाता है, तो उसे कहते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट जो है वो उस पर इशू किया जाता है, पब्लिक उस पर ओपिनियन देती है अपना कि इस एक्ट को जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसमें पास किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए, उसे कहते हैं प्लेबिसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैलरी एंड परक्विजिट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमिन्ड बाय, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी सैलरी और जो उनको जो पर्क्स जो मिलते हैं अलग से, वो कौन डिसाइड करता है, तो वो यूनियन पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है, यानी कि सैलरी एंड परक्विजिट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमिन्ड बाय द यूनियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कहाँ से गारंटी जो है उसे गारंटीड किया गया है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देती है, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपको जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एब्सोल्यूट मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट पार्लियामेंट मस्ट मीट एवरी ईयर इज, यानी कि पार्लियामेंट को एक साल में कितनी बार मिनिमम मिलना चाहिए, तो एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार कम से कम पार्लियामेंट को जो है एक साल में मिलना ही मिलना है, और दोनों सेशन में जो है 6 महीने से ज़्यादा का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश लेट द नेशंस फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, यानी कि आपको तो पता ही है कि पहले जो था इंडिया में 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था, यानी कि पहले कांग्रेस जो है 1950 से लेकर 1977 तक जो है अकेले राज कर रही थी, लेकिन पहली बार 1977 में सत्ता में परिवर्तन हुआ था, और उस समय जो है पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे वो फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है इंडिया में लीड किया था, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सुप्रीमेसी लाइज विद, यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीमेसी जो है किसकी है, तो आपको याद रखना है सुप्रीमेसी किसकी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर चीज़ से ऊपर है, यानी कि कभी किसी चीज़ में दिक्कत होगी, अगर प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ही रेफर किया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स वाज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन 1969, यानी कि 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन जो थे वो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर जो थे वो एज ए कैंडिडेट काम कर रहे थे, तो वो थे डॉक्टर सी डी देशमुख। डॉक्टर सी डी देशमुख जो थे वो एज ए प्रेसिडेंट जो है, एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो खड़े हुए थे 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि द क्वेश्चन वेदर एन इंडियन सिटीजन हैड अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री इज डिटरमिन्ड बाय, यानी कि अगर किसी इंडियन सिटीजन ने दूसरे फॉरेन कंट्री का अगर सिटीजनशिप अक्वायर कर लिया है तो वो उस पर इंक्वायरी कौन करता है, तो वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंक्वायर करती है कि भाई इस पर्सन ने फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप जो है वो अक्वायर किया है या नहीं किया है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला देख लेते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट इज लायबल फॉर इम्पीचमेंट, ये स्टेटमेंट ही जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि ये जो है नॉट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट जो इम्पीचमेंट होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है
या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों का होता है, बाकी तो कुछ या फिर हाई कोर्ट के जजों का होता है, बाकी वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है वो नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रेसिडेंट डज नॉट प्रिजाइड ओवर द आगे का स्टेटमेंट छूट गया है, ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट जो प्रिजाइड नहीं करते हैं जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज कॉमन टू ब्रिटेन, इजराइल एंड न्यूजीलैंड, यानी कि ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड में कौन सा चीज़ जो है वो कॉमन है? तो वो ये है कि इनके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये जैसे इंडिया के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसा जो है ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड के पास नहीं है। इनके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन 1951 एडेड अ न्यू शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द डैश शेड्यूल। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया में पहली बार 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके थ्रू जो है 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, यानी कि 9th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ, यानी कि जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसमें से पैसा निकालने का अधिकार किसके पास होता है? वो होता है प्रेसिडेंट के पास। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है स्पेसिफिकली इनमें से किस चीज़ों के बारे में बात करती है, ये देखना है हमें। तो पहला है बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन ऑल स्टेट्स। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी 4-5 स्टेट में ही है, जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या फिर पहले जम्मू एंड कश्मीर था लेकिन जम्मू एंड कश्मीर तो अब डिसॉल्व हो चुका है, या फिर महाराष्ट्र हो गया, उनके पास जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इन ऑल स्टेट, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कुछ स्टेट के पास बाइकैमरल है, कुछ स्टेट के पास यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है हमारा कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इन सम स्टेट्स एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन अदर्स, यानी कि ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कुछ स्टेट में तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा और किसी स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा। ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी कहता है कि कमिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू डिसाइड द इशू ऑफ बाइकैमरलिज्म, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। कोई कमिटी जो है डिसाइड नहीं करती है, वो जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर जिस स्टेट के पास होता है वो अपना जो है जो अपने लेजिस्लेचर में एक बिल पास करके राज्यसभा को भेजती है, और राज्यसभा अगर उसे अप्रूव कर देता है और लोकसभा उसे अप्रूव कर देता है तो वो स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मेंबर्स ऑफ यूपीएससीआर, जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं वो उन्हें कौन अपॉइंट करता है? तो उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी कि जो मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर कौन सा नहीं है? तो इंडिया इज ए फेडरल गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की गई है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात की गई है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं की गई है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये जो है बेसिक फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि इनमें से मोस्ट पावरफुल अपर हाउस जो है वो किसके पास है? तो सबको पता है कि जो सीनेट जो है यूएसए का वो मोस्ट पावरफुल हाउस है पूरे वर्ल्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर जो है वो कितने वर्ष का होता है? तो ये जो है इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के द्वारा जो है वो फिक्स कर दिया गया है कि 5 साल तक जो है अगर इंडियन प्रेसिडेंट अगर नियुक्त होते हैं तो एज अ प्रेसिडेंट वो 5 ईयर्स तक काम कर सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जो इलेक्शन होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर अ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इट इज नेसेसरी टू हैव, यानी कि इंडिया में आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए वो उसके बारे में बात की गई है। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी भी होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी रहने से क्या होता है कि अगर जो पार्टी अगर सत्ता में है वो अगर कुछ गलत काम करती है तो ऑपोजिशन जो है उस मुद्दा को जनता के बीच जो है लेके जा सकती है, लेकिन अगर ऑपोजिशन पार्टी ही नहीं रहेगी तब तो जो सत्ता में जो पार्टी है वो अपने मनमर्जी से काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द CNAG डज नॉट हैव ऑडिट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ, यानी कि CNAG जो है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इनमें से किसका जो है वो ऑडिट नहीं करता है? तो म्युनिसिपल अंडरटेकिंग्स का ऑडिट नहीं करता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज या फिर यूनियन गवर्नमेंट का जो है वो ऑडिट करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो
करेक्ट हो जाएगा। सी एंड जी जो है, इट डज नॉट ऑडिट द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ म्युनिसिपल अंडरटेकिंग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द फर्स्ट गवर्नर एवर टू बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट वाज, यानी कि जो कौन से पहले गवर्नर थे जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा डिसमिस किया गया था, वो थे हमारे प्रभुदास पटवारी। प्रभुदास पटवारी जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा डिसमिस किया गया था। तो इसी के साथ हम लोगों ने अभी लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया मिसलेनियस में वन लाइन के थ्रू। और आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।